नमस्ते, मैं हूँ दीक्षा चौहान श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी से और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2। तो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में, तो जिसने वो नहीं देखा वो जाके वो देख लें पहले। उसमें हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया था मेटल्स के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। तो सबसे पहले नॉन मेटल्स क्या होते हैं? तो नॉन मेटल्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ना तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, ना वो मैलिएबल होते हैं और ना वो डक्टाइल होते हैं। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तो आपको मालूम है, जो इलेक्ट्रिक के फ्लो को अपने से अलाउ नहीं करता है, अपने थ्रू नहीं जाने देता है। फिर मैलिएबल हमने डिस्कस किया था। मैलिएबल होते हैं ऐसे कंपाउंड जिनको हम पीट के किसी भी चीज़ से उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली चादरें जिससे आप बना सकते हैं, ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। डक्टाइल होता है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की होती है स्पेसिफिकली, पर कुछ एक्सेप्शंस भी होती है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट बोल दो, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जिसमें हम उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली पतली तारें बना सकते हैं। तो नॉन मेटल ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। वो कैसे होता है? वो ब्रिटल होता है नेचर में। ब्रिटल मतलब वो जल्दी से वो टूट जाता है, जैसे आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स है सॉरी। तो ये नॉन मेटल्स है आयोडीन, ये नॉन मेटल्स है आयोडीन, सल्फर देखो कैसा है, येलोइश है कलर में। और ये आपके पास में है कार्बन, है ना, ये कार्बन है। तो एग्जाम्पल आपको कुछ दिए हुए हैं नॉन मेटल के। कार्बन देखो, जैसे सबसे पहले है ना, कार्बन 3 एलोट्रॉप्स में भी करता है एग्जिस्ट। सबसे पहला जो इसका एलोट्रॉप होता है वो होगा डायमंड, ठीक है। तो कार्बन डायमंड में भी, डायमंड क्या है? कार्बन की चेन से मिलकर बना हुआ है, तो कार्बन डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। और ग्रेफाइट की फॉर्म में भी करता है। ग्रेफाइट क्या होता है? डायमंड तो आपको मालूम है ना, ज्वेलरी में जो यूज़ करते हैं हम। और ये क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो इसको हम रॉक में ड्रिल करने के लिए, कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है ऑन द अर्थ, है ना। फिर ग्रेफाइट होता है जो आपकी पेंसिल होती है ना, पेंसिल में जिससे आप लिख पाते हो ब्लैक, वो होता है ग्रेफाइट, है ना। और ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, अच्छा कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो एक्सेप्शन है ये, नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी और हीट को नहीं कंडक्ट कर पाता है, पर ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन, ठीक है। तीसरा जो इसका एलोट्रॉप होता है दैट इज फुल्लेरीन, ठीक है। फुल्लेरीन ये कार्बन एक रिंग बना देता है, एक पेंटागन और हेक्सागन की फॉर्म में अरेंज करके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, वो होता है फुल्लेरीन, ठीक है। तो ये 3 एलोट्रॉप्स कार्बन के होते हैं, याद रखना है। फिर सल्फर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सल्फर कैसा येलोइश कलर में होता है, ये सल्फर हो गया, ठीक है। फिर फॉस्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन। ये देखो मैक्सिमम जो या तो सॉलिड है या तो गैसेज है, लिक्विड फॉर्म पे नॉन मेटल जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है। बट देयर इज वन एक्सेप्शन वी हैव डिस्कस्ड विच इज ब्रोमीन। तो ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है इन स्पाइट ऑफ बीइंग नॉन मेटल होते हुए भी ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, नियॉन, ये सब जो है ये गैसेस है। तो सारी की सारी ये वाली गैसेस क्या है? नॉन मेटल होती है, ठीक है। फिर क्या बोला है आपको? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विच नेगेटिव आयन बार्गेनिंग, है ना। तो नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेती हूँ क्लोरीन को, है ना। क्लोरीन को ले लो फॉर एग्जाम्पल के लिए। क्लोरीन के पास कितने हैं? क्लोरीन में आपके पास में नॉन मेटल होता है। इसके आउटर कितने पूरे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है? 7 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 अंदर, 8 बाहर, 7 बाहर उससे। तो ये हुई 2, 8, 7। आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7 है। इसको कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट को कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए। तो इसीलिए 7 से 8 बनाने हैं इसको, तो एक इसको लेना पड़ेगा, बाहर से ऐड करना पड़ेगा। अगर ये एक ऐड कर देगा तो मतलब इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है।
तो जो लेता है वो नेगेटिव हो जाता है और जो देता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो देने वाले सारे होते हैं मेटल्स। याद रखना, मेटल्स होते हैं दे आर, वो क्या करते हैं, डोनर्स होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे आर एक्सेप्टर्स, वो एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए उन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो देखो, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन दस नॉन मेटल ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में इनको बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और इन पे इसीलिए नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जिससे आप पहचान सकते हो नॉन मेटल्स को। वो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है? पहली चीज हार्डनेस। जो नॉन मेटल होते हैं जनरली दे आर नॉट हार्ड, है ना, वो हार्ड नहीं होते हैं नॉन मेटल्स जनरली, है ना, नॉट हार्ड, रादर दे आर जनरली सॉफ्ट, है ना, जनरली वो सॉफ्ट होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है वो, है ना। पर डायमंड एक एक्सेप्शन है, डायमंड एक अकेला नॉन मेटल है जो बहुत हार्ड होता है ना, मतलब सबसे हार्ड सब्सटेंस है अर्थ पे। तो आप सोच पा रहे होंगे कि नॉन मेटल में ये कितनी बड़ी एक्सेप्शन है डायमंड। ठीक है, तो ये हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी देख लो, स्टेट, अभी हमने डिस्कस किया। नॉन मेटल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अभी हम ने बात की कि सॉलिड और गैस में तो वो जनरली एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में कभी कभी एग्जिस्ट करता है, जैसे ब्रोमीन। ब्रोमीन नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगला देखो सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होता है? साउंड निकालना। ऐसे मेटल जब वो उन पे हम बीट करते हैं किसी चीज़ से उनको, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो एक आवाज़ निकालते हैं अंदर से, है ना, एक टन की आवाज़ निकलती है ना, उसको बोलते हैं सोनोरिटी। तो वो मेटल के पास होती है। नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस, वो सोनोरस नहीं होते हैं, मतलब दे डू नॉट प्रोड्यूस टिपिकल साउंड ऑन बीइंग हिट। जब इन पे आप हिट करो तो एक मेटल वाली साउंड जो निकलती है ना, वैसे एक टिपिकल साउंड ये नहीं निकालते, तो दे आर नॉन सोनोरस। फिर लस्टर। लस्टर क्या होती है? चमक। जैसे मेटल चमकीले होते हैं, मैक्सिमम मेटल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं सिल्वरी ग्रे कलर में या गोल्डन येलोइश कलर में या कॉपर का जो कलर होता है, तो वो चमकीले होते हैं अपीयरेंस में। पर नॉन मेटल्स जो होता है वो कैसे होता है? डल होता है अपीयरेंस में, एक्सेप्ट फॉर डायमंड। एक तो हमने डायमंड देखा, डायमंड देखो चमकीला होता है। दूसरी चीज आपके पास होती है आयोडीन। आयोडीन भी एक्सेप्शन है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए नॉन मेटल ये फिर भी क्या करता है? चमकता है, शाइन करता है। जैसे आपने देखा होगा ना, आयोडीन जो होता है ये होता है आयोडीन जिससे मिलके बना हुआ होता है आपके पास, है ना, वो चमकता है, वो क्रिस्टल की फॉर्म में जब होता है तो चमकता है ये। ठीक है, फिर आपके पास में है अगली इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। कंडक्शन। देखो, हमें मालूम है जो मेटल होता है वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, पर नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, अच्छे कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट फॉर। एक्सेप्शन देखो है फिर से ग्रेफाइट। मैंने आपको शुरू में ही बताया, जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट मतलब जो पेंसिल में जो जिससे आप लिखते हो, है ना, पेंसिल में, वो आपके पास ग्रेफाइट के अंदर से वो डली होती है, उसमें निब डली होती है, विच इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अभी हमने बात करी कि कार्बन के ही एलोट्रॉप होता है ये तीन, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलेरिन, है ना। तो ग्रेफाइट जो है वो कैसा होता है? गुड कंडक्टर होता है, नॉन मेटल होते हुए भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, जैसे ये है ग्रेफाइट आपके पास में, है ना, जिससे आप लिखते हो, ये ग्रेफाइट होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? नॉन मेटल जो होता है ना, क्योंकि इनके पास क्या होता है, इनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं ये बना सकते, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना सकते, तो इनका जनरली लो होता है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। पर अगर हम देखें इस केस में, मेटल के केस में, तो वो क्योंकि एक तो उनके अपीयरेंस में भी वो सॉलिड होता है, मैक्सिमम सॉलिड होता है वो मैक्सिमम, तो वो कैसे होता है? हाई उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट है मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अभी डिस्कस किया, मेलिएबिलिटी होता है शीट्स में कन्वर्ट करने की एबिलिटी, और डक्टिलिटी होता है वायर्स में ड्रॉ करने की एबिलिटी। तो नॉन मेटल आर ब्रिटल, इनको हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ये ऐसे बिखर जाएंगे। देखो जैसे आपको ये सल्फर दिया है ना, ये कैसे हो जाएगा? ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ब्रिटल होता है, जल्दी टूट जाता है। फिर कलर देखेंगे, नॉन मेटल जो होता है वो मैनी कलर्स, बहुत सारे कलरफुल में वो मिलते हैं हमें। मेटल्स के केवल हमें 2-3 कलर होता है जो शाइनी होता है, सिल्वरी होगा, गोल्डन होगा, ठीक है, कॉपर का कलर होगा, पर इसमें ये हमें बहुत सारे कलर्स में दिखते हैं, अलग अलग कलर्स में।
अगला देखो, अब रिएक्शन इनकी कुछ देखता है, केमिकल प्रॉपर्टीज देखता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हो गई। केमिकली हम इनको कैसे पहचानेंगे? तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए, है ना, नॉन मेटल में हम कार्बन और सल्फर यहाँ पे ले रहे हैं, अगर ये कर जाए तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना देगा। अब एक चीज याद रखना है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होती है, जो मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो कैसी होती है? बेसिक होती है नेचर में, बेस बनाती है वो। और अगर आप लोगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लोगे, वो कैसी होगी? एसिडिक होगी नेचर में। तो जो ये आपके पास में ऑक्साइड बन रही है ना, यहाँ पे ये जो ऑक्साइड बन रही है, ये कैसे बनेगी? एसिडिक इन नेचर, ठीक है, क्योंकि ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन रही है। अगर हम बात करें Na, सोडियम जो ऑक्साइड बनाता है, Na क्योंकि मेटल है, मेटल जो ऑक्साइड बनाएगा Na2O, ये कैसी बनेगी? बनेगी बेसिक। पर जो ये बनी C, जब O2 के साथ मिला तो CO2 निकला, CO2 एसिडिक होगा। और S जब सल्फर ऑक्सीजन से मिला तो SO2 बना, ये भी एसिडिक होगा। तो याद रखना है, नॉन मेटल जब ऑक्साइड बना रहा है वो होगी एसिडिक, और जब मेटल बनाएगा वो होगी बेसिक। तो दूसरी देखो रिएक्शन विद वाटर, पहले ही ऑक्सीजन वाटर के साथ देखो। अब जब नॉन मेटल ऑक्सीजन नहीं, या गलत हो गया, ये वाटर आएगा, वाटर के साथ बनाएगा तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, फिर से यही आ गया, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नहीं, ये क्या बनेगा? हाँ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2 H2O H2CO3, है ना, ये भी कैसी है? एसिडिक। ये मालूम है कौन सा एसिड है? ये होगा आपके पास में कार्बोनिक एसिड। फिर बात करते हैं SO2, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देती हूँ SO2 प्लस H2O, है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड को, अब हम मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ कर रहे हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर के साथ बनाएंगे ये बनेगा H2SO4 या फिर, तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो एसिड बना रहा है ना। तो जब भी नॉन मेटल वाटर के साथ या तो फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। अगला देखो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन, जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देगा आपको? नॉन मेटल और क्लोरीन, नॉन मेटल का वो क्लोराइड फॉर्म बना के देगा, जैसे H2 और Cl2 क्या बना के देगा? HCl। ये भी कैसा बनेगा? एसिडिक बनेगा नेचर में। HCl आपको मालूम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। फिर P4 फॉस्फोरस है जिसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया, ये बनाएगा PCl3, ठीक है, PCl3। फिर देखो रिएक्शन विद एसिड, अगर हम अब नॉन मेटल को किसी एसिड के साथ रख दें तो जनरली दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। इंपॉर्टेंट चीज है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जैसे अब हमने पिछली बार देखा कि मेटल्स जो है, मेटल्स एसिड के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस दे रहे थे, है ना, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रहे थे। पर यहाँ पे नॉन मेटल उसके साथ एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते हैं। क्यों? क्योंकि जो नॉन मेटल्स होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो, है ना, वो अब डोनेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है तो वो क्या करता है? दे कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू H पॉजिटिव आयन को दे, क्योंकि जो एसिड साथ में है ना, एसिड अपने से H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, हमने पढ़ा है ये पहले। तो एसिड अगर H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है और मेटल जो होगा, मेटल इसको क्या करता है? मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन और ये H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। पर यहाँ पे क्या होगा? ये तो नॉन मेटल अगर यहाँ पे आ जाएगा, नॉन मेटल तो एक्सेप्टर होता है, वो तो डोनेट नहीं कर पाएगा। तो हाइड्रोजन जो आपके पास आयन बना है उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा और इसीलिए H2 गैस नहीं बनेगी, इसलिए रिएक्शन ही अकर नहीं होगी, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं।
अगले देखो रिएक्शन अगर हम देखें मेटल की नॉन मेटल के साथ, तो ये लास्ट रिएक्शन है और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है मेटल की नॉन मेटल के साथ। तो मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक आयनिक बॉन्ड बनाता है, याद रखना आयनिक बॉन्ड बनाता है मेटल और नॉन मेटल, है ना। अब क्या होंगे, जो कंपाउंड बनेगा आपके पास में उसको बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। जो इन दोनों के जुड़ने से बन रहा है, एक मेटल और एक नॉन मेटल के जुड़ने से जो आयनिक कंपाउंड बन रहा है वो उसको बोलेंगे आयनिक कंपाउंड, और जो बॉन्ड वो दोनों बना रहे हैं उसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड, क्योंकि वो आयंस बन रहे हैं। अब आयंस क्या होते हैं? आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड एटम्स। ऐसे एटम जिन पे पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज लगा हुआ हो, ठीक है, उनको बोलेंगे आयंस। तो आयंस बनेंगे या तो इलेक्ट्रॉन को दे के या इलेक्ट्रॉन को लेके, है ना। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब वो ले या दे क्यों रहे हैं इलेक्ट्रॉन को? वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो एक अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर पॉजिटिव आयन कब बनता है? पॉजिटिव आयन बनता है जब देता है ना, जब कोई एटम देता है। इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं आप कि पॉजिटिव कौन होता है, उसको किसको पॉजिटिव माना जाता है, किसको धर्मात्मा माना जाता है? जो ज़्यादा ज़्यादा दान करता है ना, वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव है। तो जो जितना ज़्यादा देगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, और जो जितना ज़्यादा ले रहा है बस ले रहा है दूसरों से, उसको बोला नेगेटिव, है ना। तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। तो एक होता है पॉजिटिव आयन, एक होता है नेगेटिव आयन। तो आयंस होते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स, चार्ज एलिमेंट या ऐसे एटम जिन पे चार्ज लगा हुआ होता है उनको बोलते हैं आयंस। अब आयंस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ठीक है। पॉजिटिव आयन कौन से होता है? जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? पॉजिटिव कौन होता है? ज़्यादा ज़्यादा देने वाला, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है जो, है ना। तो बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो एटम बन रहा है उसको बोलेंगे पॉजिटिव आयन। और जो आपके पास एटम आयन बन रहा है बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके जो आपके पास बन रहा है उसको बोलेंगे नेगेटिव आयन, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया Na का। अब इसको समझते हैं ढंग से, Na पॉजिटिव क्यों बोला? Na नेगेटिव पे तो हो सकता था, और Cl नेगेटिव क्यों बोला? Cl पॉजिटिव पे तो हम बोल सकते थे। हमें कैसे मालूम कौन दे रहा है कौन ले रहा है? तो ये कैसे होगा? Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले इसके जो एटॉमिक नंबर है वो आपको मालूम होनी चाहिए। 30 तक तो एटॉमिक नंबर्स आप याद कर लो। तो इसका होता है 11 Na, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। अंदर कितने आएंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? अंदर वाली शेल में 2 आता है, उससे बाहर वाली में 8 आता है, उससे बाहर वाली में भी 8 आता है। पर अभी कितने हो गए? 10 कंप्लीट हो गए, पर एक ही बचा है, तो एक ही आएगा लास्ट वाले में। अब इसको स्टेबल रहना है, इसको ये अनस्टेबिलिटी नहीं रखनी है कि लास्ट वाले में एक ही रह रहा है ना। तो उससे थोड़ी अनस्टेबिलिटी आ रही है, उसको कंप्लीट चाहिए अपने। तो कंप्लीट कैसे होगा? या तो इसको 7 लेने पड़ेंगे, या ये अगर ये एक वाला ही दे दे तो और स्टेबल हो जाएगा ना। अगर ये खाली जो एक बार पड़ा हुआ है बाहर वाली शेल में, अगर उसको ही निकाल दे वहाँ से, तब भी तो स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो सोडियम है ये क्या कर सकता है? 2 तरीके से स्टेबिलिटी अटेन कर सकता है। या तो ये 7 को जोड़ सकता है, या ये 1 को निकाल सकता है। तो इजी क्या करना रहेगा? 1 को निकालना, क्योंकि एक बार में ही इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। थोड़ी एनर्जी दे दो, 1 निकल जाएगा और स्टेबिलिटी आ जाएगी। 7 जोड़ने के लिए तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको, है ना। तो ये क्या करेगा? 1 निकालेगा, बन जाएगा Na। जो देता है वो पॉजिटिव चार्ज ले लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बन रहा है सोडियम पॉजिटिव आयन, है ना, आयन। इस पॉजिटिव आयन को हम और क्या बोलते हैं? कैटायन भी बोलता है, जो पॉजिटिव होता है। ऐसे अगर क्लोरीन का आप देखोगे, क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी? 2 अंदर 8 बाहर 7 बाहर, कंप्लीट हो गए 17। 2 8 और 7। अब इसको क्या करना है? इसको या तो 7 देने हैं, 7 हटा सकता है, आउटर मोस्ट में 7 है ना, इसको 8 चाहिए। तो या तो ये 7 हटाएगा या ये 1 जोड़ेगा।
कंप्लीट हो जाएगा, 7 हटा देगा तब भी बाहर वाली शेल गायब हो जाएगी, अंदर वाला हो जाएगा फिर भी स्टेबल हो जाएगा। या ये एक और ऐड कर ले तो बाहर ही 8 हो जाएंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए इजी क्या है करना, एक जोड़ना इजी है, तो ये एक जोड़ लेगा खुद में, और जो भी जोड़ेगा खुद में या जो ले लेता है वो बन जाता है नेगेटिव आयन। तो ये नेगेटिव आयन और एक इलेक्ट्रॉन जुड़ के, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होगा और ये बन जाएगा क्लोरीन नेगेटिव, और इसको हम बोलते हैं एनायन। ठीक है, ये जो पॉजिटिव बनता है इसको बोलते हैं कैटायन, जो नेगेटिव बनता है उसको बोलते हैं एनायन। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखेंगे आयनिक बॉन्ड। अब ये बॉन्ड बना कैसे रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन समझ आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव आयन समझ आ गए, है ना। आयनिक बॉन्ड बनाएंगे समझ आ गया, पर आयनिक बॉन्ड होता क्या है, तो ये फॉर्म होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब Na के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऐसा ही है ना। इसको एक इलेक्ट्रॉन, अभी हमने देखा जैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1 है, इसकी 2, 8 और 7 है। इसको 8 पूरे करना है, ये 1 दे देगा, इसको साथ में एक और जोड़ना है तो ये 1 इससे ले लेगा। तो ये इन दोनों ने देखा कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, उसने बोला मुझे 1 की ज़रूरत है, उसने बोला क्यों ना मैं अपना दे के तुझे दे दूँ, है ना। तो इन दोनों ने आपस में क्या डील कर ली, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, और पॉजिटिव और नेगेटिव में एक अट्रैक्शन आ जाती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और जिससे ये बॉन्ड बना लेंगे। देखो इनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये सोडियम है, सोडियम के अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाली में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, और उससे बाहर वाली में 1 है, 2 8 1, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लोरीन अगर देखेंगे अंदर वाली में 2 है, बाहर में 8 है और बाहर में 7 है, इसको 1 की कमी है यहाँ पे, इसके पास 1 एक्स्ट्रा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा है ना। और जो ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम को, क्यों ट्रांसफर हो रहा है, टू अटेन स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी चाहिए इनको। तो इसको ये जो फॉर्म बनाते हैं आपस में, है ना, जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो Na पहले इलेक्ट्रॉन दे देगा, निकाल देगा, पॉजिटिव हो जाएगा, Cl इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इनके बीच में एक अट्रैक्शन होगी जिसको बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी वजह से ये आयनिक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देखोगे बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। जो बॉन्ड बनता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उनको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और ये कैसे बनता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड इसका एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही आपका KCl भी बनता है, पोटेशियम और क्लोराइड। पोटेशियम के पास कितने होते हैं, पोटेशियम के पास होते हैं 17। ठीक है, तो 17 होता है, और क्लोराइड 17 नहीं 19 होता है। तो 2 अंदर रहेंगे, 8 बाहर रहेंगे, 8 बाहर रहेंगे, 18 हो गए और एक एक्स्ट्रा हो गया, है ना। 2 8 10 10 8 18 और एक 19, इसके पास एक एक्स्ट्रा आ गया। और फिर से क्लोरीन के पास ये होता है 17 होता है, तो ये एक्स्ट्रा है, उसको एक चाहिए, तो ये KCl बॉन्ड बना लेगा फिर से, है ना। तो ये KCl भी इसका एग्जाम्पल है, जैसे NaCl एग्जाम्पल है ना। तो ये सारे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यही था बस नॉन मेटल से हम मेटल कर चुके हैं, नॉन मेटल भी कर चुके हैं। अब आपका बचता आ गया मेटलर्जी, वो हम पार्ट 3 में लेके आपके लिए आएंगे। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पहले पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो, which one of the following pair of metals constitute the largest metal and heaviest metal respectively? Lightest metal and heaviest metal, सबसे हल्का मेटल और सबसे भारी मेटल कौन सा इनमें दिया हुआ पेयर, है ना। तो याद रखना है लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल, है ना। लिथियम जो है वो सबसे हल्का मेटल होता है ना। और ऑस्मियम जो होता है दैट इज हैवीएस्ट आपके पास ऑस्मियम है, और लाइटेस्ट लिथियम है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी आपके पास। ठीक है, अगला देखो, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉन मेटल दैट इज लस्ट्रस। ऐसा अकेला नॉन मेटल जो चमकीला होता है, अभी डिस्कस किया है ना। क्या होता है,
आयोडीन, मैंने बोला आयोडीन का अगर आप क्रिस्टल देखो ना वो आपको शाइनी लगेगा, चमकने वाला लगेगा। तो आयोडीन एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो कि शाइनी होता है अपीयरेंस में, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, Which one of the following metal has both malleability and ductility properties? इनमें से किसकी दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज है, मैलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। मैलिएबल मतलब जिसको हम पीट के शीट्स बना सकते हैं, डक्टाइल मतलब जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं वायर्स में, तो वो होगा गोल्ड। गोल्ड जो होता है एयू किसका सिंबल होता है, गोल्ड का। और गोल्ड जो होता है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मैलिएबल और सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है। आप इससे कुछ भी देखो, ज्वेलरी में कितना उसको मोड़ते तोड़ते सब कुछ करते हैं ना, तो ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है। किसी भी तरह से आप कर सकते हो और इसकी बिल्कुल पतले से पतली शीट भी बना सकते हैं, थिन शीट बना सकते हैं। मैलिएबल भी मतलब ये होता है सबसे ज़्यादा, है ना। तो आपने देखी होगी गोल्ड फॉयल कितनी पतली पतली भी होती है आपके पास, है ना। मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, है ना, सबसे ज्यादा इनमें से रिएक्टिव मेटल कौन सा है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज। अगर नहीं देखा तो देखना है, वो क्या है, केदारनाथ का माली, आलू जरा फीके नींबू से पकाता है। ठीक है, इतना देख लेते हैं अभी। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इनमें एक सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो सामने दिख रहा है यहाँ पे पोटेशियम, है ना। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है आपके पास में। विच मेटल इज स्टोर्ड इन कैरोसिन, कैरोसिन में इनमें से किसको स्टोर करके रखते हैं, तो वो रखते हैं सोडियम को। सोडियम जो होता है बहुत ज्यादा, देखो रिएक्टिविटी सीरीज में दूसरे नंबर पे आ रहा है ना। तो जो ये होता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन के, हवा के साथ जो ऑक्सीजन होती है ना उसके साथ ये रिएक्ट करके आग लगा सकता है आपके इधर उधर हवा में, है ना, या फिर किसी चीज़ में आग लगा सकता है। तो ये इमीडिएटली फायर कैच कर लेता है ना। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसको हमेशा हम क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर में। ठीक है, अगला देखो, Which of the following statement cannot be attributed to non-metals? कौन सी स्टेटमेंट हम इसमें नॉन मेटल को नहीं दे सकते, किसको नहीं बोल सकते कि ये नॉन मेटल नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी स्टेटमेंट है देखो। ऑप्शन ए है नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी, ये बोल सकता है या नहीं, तो नॉन मेटल जो होता है वो कम डेंसिटी का होता है, तो सच बात है। मेटल क्योंकि हार्ड होता है बहुत ज़्यादा, है ना, ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है, तो इनकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है, घनत्व थोड़ा कम होता है, तो ये तो सही बात है। नॉन मेटल हैव कंपैरेटिवली लो बॉइलिंग पॉइंट, ये भी सच बात है, क्योंकि इनकी डेंसिटी कम हो गई तो इनको थोड़ा सा हीट देना होता है इनको बॉयल करने के लिए, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। नॉन मेटल आर सोनोरस इन नेचर, ये गलत हो गया। सोनोरस क्या होता है कि इनको अगर हम बीट करें किसी चीज़ से, बजा के देखें तो ये एक आवाज़ निकालेगा, टिपिकल आवाज़ निकालेगा जो मेटल निकालते हैं ना, जैसी आवाज़ अभी हमने डिस्कस किया ऐसे टन की आवाज़ जैसी निकलती है, तो वो इसमें नहीं निकलती है, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है, नॉन मेटल हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, यस, बॉइलिंग और मेल्टिंग दोनों पॉइंट जो होते हैं नॉन मेटल के वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका डेंसिटी कम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एटम्स के बीच में। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड, इनमें से एसिडिक ऑक्साइड कौन सी है, अभी बताया। जो मेटल्स होते हैं वो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, और जो होते हैं नॉन मेटल्स वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेटल, एन ने क्या है, मेटल है, ठीक है, और एस क्या है, नॉन मेटल है, ये भी क्या है, सॉरी ये मेटल है, ये भी मेटल है, क्या बचा आपके पास में, CO, तो ये सारी की सारी क्या है,
एसिड बेसिक है, ये बनाएगा CO। जब भी हमने पढ़ा कि कार्बन जो होता है, कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, और नॉन मेटल कैसे बनाता है, एसिडिक बनाता है। तो आपको वही देखना था कि एसिडिक कौन बना रहा है, तो कार्बन जो ऑक्साइड बनाता है वो एसिडिक होती है नेचर में। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे हो गई एसिडिक इन नेचर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम? आयरन से तो ज़्यादा रिएक्टिव है पर कम रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से। तो रिएक्टिविटी सीरीज देख लो, केदारनाथ का माली, आलू, जरा, फीके, इतना ही आएगा। मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन का है ये, इससे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, जिंक, एल्यूमिनियम, और कम रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम यहाँ पे है, एल्यूमिनियम से नीचे पर आयरन से ऊपर कौन आया, जिंक आया। तो इसीलिए जिंक ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। तो विच इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, आंसर है जिंक आपके पास में। तो रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान रख के याद करना है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, है ना। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, जो कि होगा मेटल और नॉन मेटल का ही पार्ट 3, जिसमें हम सब खत्म कर देंगे पूरे चैप्टर को, और इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियसली क्वेश्चंस बने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।